मंच पर विराजमान पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, डॉक्टर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जी, पद्मश्री मिलिंद कांबळे जी, इस स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान के संस्थापक और अध्यक्ष मेरे मित्र दिनेश होले जी, और इस सभागार में जहां बैठने के लिए एक भी कुर्सी न बची हुई रहने के कारण जो खड़े हैं और भी जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं और वीडियो स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे सभी मेरे प्यारे पुणेकर बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम में इसलिए मैं हिंदी में अपने विचार रखूंगा क्योंकि पूज्य दीदी माँ को विषय समझ में आए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात दीदी माँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मुंबई में था, और राम जन्मभूमि आंदोलन का, रामशिला पूजन का मेरे नगर का दायित्व मुझे दिया गया, और उस समय 30-34 जगह पर रामशिला पूजन कर पाएंगे ऐसे हमको लगा था, लेकिन प्रत्यक्ष में 87 जगह पर रामशिला पूजन करना पड़ा क्योंकि इतना हर जगह से मांग आने लगी कि रामशिला हमारे यहाँ भी आए, पूजन हुए, तो प्रतिसाद था। लेकिन इस सभागार में उपस्थित जो बुजुर्ग है या जिनकी उम्र अभी मान लीजिए 40-50 की ऊपर है, वो सब लोग जानते हैं कि वो जो एक आंदोलन जागृति का हुआ था, जन जागृति का जो हुआ था 1980s में, उसमें अगर किसी का वक्तृत्व, किसी की वाणी, किसी का नेतृत्व सबसे ज्यादा कारीगर था, लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत करने वाला था, तो वो साध्वी ऋतंबरा जी का था। अब तो मतलब आपसे हमको सुनने को मिलता नहीं है, लेकिन इस हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन या जापान से आया। हाँ? पैगंबर की जयंती को कबूल गए तुम, रामनवमी की छुट्टी को भूल गए तुम। हम लोग ऐसा है ना साध्वी जी, हमारा ऐसा खून खौल उठता था। मैं तब भी युवक था, आज भी युवक हूं। वैसे आपकी षष्ठ्यब्दी हुई है, लेकिन युवावस्था ये मन की अवस्था है। दीदी माँ जी, आप ऐसे एक महानगरी में पधारी है कि जिस महानगरी में ये कर्म भूमि, राजमाता जिजाऊ की कर्म भूमि है। यह कर्म भूमि क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की कर्म भूमि है। और आज मुझे वो शब्द याद है, पिछले वर्ष का जो जिजाऊ जयंती का भव्य कार्यक्रम दिल्ली में किया था, उसमें डॉक्टर शांति श्री पंडित जी ने बात कही थी कि अगर मैं JNU की वाइस चांसलर आज बनी हूं तो उसका मूल में कारण कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले है, क्योंकि लड़कियों का शिक्षण ये उनके कारण शुरू हुआ था। सावित्रीबाई फुले ये एक ऐसी महिला थी जिनको पहली पढ़ी लिखी महिला कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं को पढ़ाने का उस समय रिवाज ही नहीं था। भारत जो है वो इतना गुलामी में चला गया था मुगलों के और मुस्लिम सल्तनतों के, कि महिला का एजुकेशन लगभग 1000 साल से बंद था। सभी जाति के महिलाओं का एजुकेशन बंद था। तो महात्मा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और बाद में स्कूल चालू करने के लिए बताया। तो बहुत बार जातवाद करते हैं, जिसको कास्टिज्म कहते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं, स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को स्कूल चलाने के लिए उस समय अपना पूरा घर एक ब्राह्मण ने दे दिया कि आप ये काम करो करके। तो कभी हमने ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं सोचना चाहिए कि सब खराब थे, उनमें भी लोग थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ सभी जातियों के लोग उनके साथ थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ सभी जातियों के लोग थे जो रिफॉर्मिस्ट थे। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पहली बार स्कूल में जाने के लिए सावित्री निकली, तब ये तथाकथित उस समय के जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को कहते थे, उन्होंने उनके ऊपर कीचड़ फेंका।
अपमानित हुई, स्कूल गई, पढ़ाई, वापस आई और रोने लगी। महात्मा को पूछा मैं क्या करूं? महात्मा ज्योतिबा ने उनको कहा कल स्कूल जाते समय अपने झोली में एक अच्छी साड़ी लेकर जाना। जब तुम जाओगी पूरा बदन तुम्हारा कीचड़ और गोबर से भरा होगा। वहां जाने के बाद अपना वस्त्र बदलना, अच्छी साड़ी पहनकर बच्चियों को पढ़ाना, और जब वापस आने के लिए निकलोगी तो वही साड़ी वापस पहन लेना जो कीचड़ से भरी है और घर वापस आ जाना। कितना उच्च कोटि का त्याग है, कितना परमोच्च कोटि का कमिटमेंट है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह किया है इन्होंने, इतनी जिल्लतें उठाकर, इतना अपमान सहन करके। दीदी मां बहुत बड़ा काम कर रही है। मतलब आप जैसी विभूतियां इस देश को हर गांव में मिलना जरूरी है। दीदी मां क्या काम करती है? उनका वृंदावन में वात्सल्य ग्राम है और 2500 अनाथ बच्चों की ये मां आपके सामने बैठी हुई है। देवकी ने तो जन्म दे दिया, लेकिन देवकी ने जन्म देने के बाद उनको छोड़ दिया। किसी ना किसी कारण से कहीं जाकर एक झूले में छोड़ दिया या और कहीं डाल दिया। तो ऐसे छोड़े हुए बच्चों को यशोदा की आवश्यकता थी और ऐसे 2500 बच्चों को समाज के अच्छे तबके से, सब प्रकार के तबके से 2500 यशोदा मिलाकर उनको देने का और उनका गांव बसाकर उन बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर समाज में प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाने का काम दीदी मां यहां पर करती है। साथियों, तालियां नहीं, ऐसे कामों के पीछे हमने तन, मन और धन से पीछे रहना चाहिए। जाइए ऑनलाइन देख लीजिए क्या काम है वात्सल्य ग्राम का, और बड़े हृदय से उसको आर्थिक सहयोग भी कीजिए। लेकिन दीदी मां, मैं आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा, इस भारतवर्ष में सबसे पहला अनाथाश्रम अगर कहीं बना है तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बनाया हुआ है। पहला अनाथाश्रम। आप लोग ढूंढ कर मुझे ला कर दीजिए पूरे भारत में कौन सा अनाथाश्रम था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से पहले किसने चालू किया? इनको बच्चा नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ तो महात्मा के ससुर ने कहा, ज्योतिबा को ससुर ने कहा, मतलब सावित्री के पिता ने कहा कि मेरी बेटी से तुमको बच्चा नहीं हो रहा है, तुम अपने लिए दूसरी पत्नी क्यों नहीं ढूंढते? क्या समाज का थिंकिंग कि अगर बच्चा नहीं होता है तो उसमें दोष सिर्फ महिला का है। आप कल्पना कर सकती हैं कि उस जमाने में महात्मा क्या उत्तर देते अपने ससुर को? ससुर जी, दोष तो मुझ में भी हो सकता है। ये आपको किसने कहा कि सावित्री को बच्चा नहीं हो रहा है? हो सकता है मेरे कारण बच्चा नहीं हो रहा है। तो बजाय के आप मुझे दूसरी पत्नी देखने के लिए बताएं, आप अपने लिए दूसरा दामाद क्यों नहीं देखते? मेरा आज यहां बैठे हुए लोगों से सवाल है, क्या आज कोई भी पुरुष ये उत्तर देने की हिम्मत रखता है? आज अशा प्रकारचं उत्तर कोणी पुरुष देऊ शकतो? यह पुरुष प्रधान संस्कृती है और इसमें नारी को इतना झेलना पड़ा है। और नारी क्या है हम आपसे सुनना चाहते हैं। लेकिन आज सारी दुनिया युवा दिवस करके मनाती है, मैं भी मनाता हूं, मेरा भी साष्टांग दंडवत है स्वामी विवेकानंद जी के लिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल कतई ये नहीं होता है कि हम जिजाऊ को भूलें। क्यों जिजाऊ जयंती? इसका कारण है कि इस देश में 50% आबादी महिलाओं की है। आप देश में मनाए जाने वाले सारे कार्यक्रम याद करके देखिए, आपको महात्मा फुले जयंती मिलेगी, अंबेडकर जयंती मिलेगी, सावरकर जयंती मिलेगी, लोकमान्य तिलक जयंती मिलेगी, गांधी जयंती मिलेगी, नेताजी की जयंती मिलेगी। 90% से ज्यादा जयंती और स्मरण दिन ये पुरुषों के मनाए जाते हैं और उसमें आने वालों की संख्या भी ज्यादा पुरुषों की रहती है। प्रेरणा लेकर जाने वाले पुरुष रहते हैं। 50% आबादी जाए तो जाए कहां? ऐसे कार्यक्रम क्यों करते हैं? क्योंकि आप मानते हैं आज इस कार्यक्रम से आप प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं। सही बता रहा हूं ना मैं?
आज आप यहां से इंस्पिरेशन लेकर जाएंगे, लेकिन यह इंस्पिरेशन इस देश की 50% आबादी को नहीं मिलना चाहिए। इस देश की युवतियों के सामने आइडियल क्या हो सकते? जरूर विवेकानंद हो सकते, लेकिन वो पुरुष है। जैसे उनके सामने राजमाता जिजाऊ, जो सिर्फ मां नहीं थी, एक ऐसी प्रखर देशभक्त मां थी कि जब देश में सारे सरदार, खास करके उनके परिवार के लोग, उनके पिता, उनके पति, उनके देवर, उनके भाई, सभी किसी ना किसी मुस्लिम सल्तनत की मनसबदारी कर रहे थे, तब इस मां ने सोचा कि मैं इस देश के अंदर हिंदुओं का साम्राज्य देखना चाहती हूं। कोई मामूली बात थोड़ी ना है, यह आज की बात नहीं है। उस समय कल्पना कीजिए जब इतना भयंकर स्थिति में दिल्लीश्वरोवा, जगदीश्वरोवा था। वो सिर्फ एक मां नहीं थी, यहां एक अवार्डी हमने बुलाई है। आज हम यहां पर राजमाता जिजाऊ गौरव पुरस्कार से कुछ प्रमुख महिलाओं को आपके हाथों सम्मानित करेंगे, और बाकी भी हमने लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं को, यहां जितने भी फेटा लगाकर बैठी है ना, ये सारी महिलाएं पुरस्कारार्थी है। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो गरीब हैं, लेकिन संघर्ष करके, हो सकता है बर्तन मांज कर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, वो भी एक अचीवर है। और ये सिर्फ माओं का सम्मान नहीं है, ये महिला का सम्मान है, यशस्वी महिलाओं का सम्मान है, यशस्वी नारियों का सम्मान है, जिजाऊ के नाम पर है। और इसलिए मेरा इस कार्यक्रम में दीदी मां जिजाऊ की जयंती मनानी चाहिए, क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती मनानी चाहिए, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर की जयंती मनानी चाहिए, धूमधाम से मनानी चाहिए। युवतियों के सामने अगर आदर्शवाद नहीं रखा गया तो भविष्य में जिजा माता निर्माण नहीं होगी, और अगर राजमाता जिजाऊ निर्माण नहीं होगी तो शिवाजी महाराज कहां से निर्माण होगी? संघ में हम लोग कहते थे, घरों घरों में बने जिजाऊ तो घर घर में शिवराय। अरे अगर आप जिजाऊ को भूलेंगे तो शिवराय कहां से बनेंगे? यह उद्देश्य है, इसलिए आपको बुलाया है, सम्मानित भी आपको करना है। और आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारी का सम्मान लौटाने का काम आज इस देश में किया है, उसके लिए तो सारे देश की नारियां उनको असंख्य धन्यवाद देती हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खुले में शौच करना पड़ता था, इसलिए इस देश की 5.5 लाख गांव की नारियां शौचालय के लिए नहीं जाती थी। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है, दुनिया में जब प्रवास करके भाषण करते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने 12 करोड़ शौचालय मेरे देश में बनाए, और मैंने उस शौचालय का नाम इज्जत घर दिया। मैंने इज्जत लौटाई है, जो इज्जत नहीं मिलती थी वो इज्जत देने का काम किया है। अभी मिलिंद कांबळे जी के भाषण में उन्होंने कहा कि 115 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं अपने देश में। इसका मतलब उस स्टार्टअप का वैल्यूएशन 7.5 से 8 हजार करोड़ तक है। 7.5 से 8 हजार करोड़ तक का जिसका वैल्यूएशन है, ऐसे युवा स्टार्टअप 115 है। इसमें से 100 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। मतलब उनके माँ कोई सब्जी बेच रही थी, किसी की पिता कहीं कारकुनी कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चला ऐसा क्या हो गया कि मेरा बेटा 7.5 हजार करोड़ के बिजनेस का मालिक बन गया। इसमें तो आपने बता दिया 115, लेकिन आज मैं गर्व के साथ मोदी जी का एक चमत्कार बताना चाहता हूं कि 115 लोग अगर 7.5 हजार करोड़ के बिजनेस के मालिक बने हैं, तो उसमें से 25 लड़कियां हैं। 25 लड़कियां हैं। यह माहौल नरेंद्र मोदी जी ने बनाया हुआ है। फिर मैटरनिटी की लीव 3 महीने से 6 महीने तक करने की होने से लेकर सैनिटरी पैड के बारे में इस देश में प्रधानमंत्री को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। महिलाओं के लिए आरक्षण, हम तो कहते हैं इस देश के अंदर
50% का आरक्षण महिलाओं को हिंदू धर्म ने अपने जन्म के साथ दे दिया है। अर्धनारेश्वर के साथ अर्धांगिनी जब तक साथ नहीं बैठती, हिंदू धर्म की कोई पूजा पूरी हो नहीं सकती। हमारे देश में 50% का आरक्षण। सीतापति, रमापति, लक्ष्मीपति, उमापति, हमारे यहां पुरुषों को पत्नी के नाम से पहचाना जाता है, पत्नियों को पुरुषों के नाम से नहीं पहचाना जाता। आप जब बाबा विश्वनाथ का जय घोष करते हैं, पार्वती पतये हर हर महादेव कहते हैं, शिवजी का नाम आप पार्वती का पति कहते हैं, पुरुषों को पत्नी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसा भारत है जिस देश को हम भारत माता कहते हैं, पिता नहीं कहते। मैं मंच छोड़ रहा हूं, पोडियम छोड़ रहा हूं। इसके बाद में पहले हम 16-17 माताओं का सम्मान आपके हाथों करेंगे, और उसके बाद में या फिर आप पहले बोलकर सम्मान, जैसे आपको ठीक लगे।